मशहूरदी मीटिंग के सदर मोहतरम अलाउद्दीन बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा नदीम धनीवाला साहब, साबिक माविन कारपोरेटर कलीम मॉडल साहब, आमिल सेठ, हमारा हजूरवाला साहब, इब्राहिम भाई, सफीर भाई, और यहाँ तो हमारे सभी सिखाने वाले और साथी बैठे हैं, सभी हमारे नौजवान साथी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं नौरंग कॉलोनी हसनपुरा और इस इलाके के सभी नौजवानों का, बुजुर्गों का और मेरे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखी और इस मीटिंग को आप लोगों ने कामयाब किया। मैं मेरी जानिब से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों और साथियों, 8 तारीख को जो मैंने फैसला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ऐलान किया, मालेगांव शहर के साथ साथ में पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस बात की खबर पहुंच चुकी है कि कांग्रेस पार्टी से मैं अलग हुआ और कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया। और उसी दिन इस बात का भी ऐलान किया था कि आइंदा का जो मैं कदम उठाऊंगा, जो फैसला करूंगा, तो मालेगांव शहर की आवाम से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, हर इलाके के अंदर जाकर, हर वार्ड में जाकर राय ली जाएगी, मशवरा लूंगा और जो मालेगांव शहर के नौजवान, बुजुर्गों, माँ और बहनें जो मशवरा मुझको देगी और अक्सरियत राय जिस तरफ होगी उसको सामने रखते हुए 19 तारीख को आइंदा जुमा अब्बास नगर के पीछे नजमुद्दीन खजूरवाला साहब के मकान के पास में शहरी लेवल का एक जलसा वहां पर होगा और वहां पर मैं आइंदा का ऐलान करूंगा। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी किस वजह से मैंने छोड़ा, निजाम सेठ बखारवाला साहब, हिदायतुल्लाह साहब भी यहाँ हम स्वागत करते हैं। कलीम भाई निजाम सेठ का फुलहार करें। 19 तारीख को जो जलसा होगा, उस जलसे के अंदर मैं आइंदा का ऐलान भी करूंगा और कांग्रेस पार्टी छोड़ने की मैं वजह भी उसी वक्त बताने वाला हूं। वजह बहुत सारी है, लेकिन ऐलान के साथ साथ मैं वहां पर वजह भी बताऊंगा। आप लोग इस बात को जानते हैं कि मालेगांव शहर हमारा पावरलूम का शहर है। यहाँ पर बुनकरों के नाम से और मजदूरों के नाम से मालेगांव शहर को जाना जाता है। और एक सवाल जरूर हर इंसान की फितरत होती है कि अगर कोई लीडर कोई फैसला करता है, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, अगर इस तरीके का फैसला करता है तो शहर की आवाम के जहन के अंदर बहुत सारे सवालात आते हैं। पहला सवाल तो यही आता कि फला शख्स का इसके अंदर कोई मुफाद होगा, कोई फायदा होगा, इसके लिए इन्होंने पार्टी को छोड़ा। लेकिन आप लोग इस बात को मानेंगे
कि दुनिया सत्ता के पीछे चलती है। जहां पर सत्ता होती है, जहां पर इख्तियार होता है, वहां पर कतारें लग जाती। और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार आज चल रही है, वो सरकार कांग्रेस पार्टी बराबर के हिस्सेदार है, यानी इख्तियार में। और मैं चाहता तो जरूर मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़कर झगड़कर मैं मेरा मुफाद तो जरूर हासिल कर लेता, जरूर मैं मेरा फायदा कर लेता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, बल्कि मैं सत्ता से बाहर हुआ हूं, इख्तियार से दूर होकर मैं आवाम के बीच में आकर आवाम से राय मांग रहा हूं। ये तो कोई झूठा ही नहीं सकता। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम मुझको अच्छा राय देगी। ये कदम उठाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो कदम मैं बढ़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता मेरा सियासी कैरियर दांव पे लगाने का फैसला मैंने लिया, लेकिन मालेगांव शहर जो 2014 में इस शहर की आवाम ने, आप लोगों ने मुझको एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजा, और उस वक्त आपको याद होगा कि कुदवाई रोड के ऊपर सबसे पहला बोर्ड हम लोगों ने लगाया, और उस बोर्ड के ऊपर यह लिखा था कि सोच बदलो बदलेगा शहर। और पूरी कोशिश मैंने किया, मेरे साथियों ने की उस वक्त, कि पूरे शहर को साथ लेकर, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे तालीमी हल्के के लोग हो, चाहे छोटा मोटा व्यापार करने वाले हो, चाहे हमारे युवक हो, नौजवान हो, चाहे हमारे बच्चे हो, इन सबको साथ लेकर इस शहर की काया पलटने की हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग कामयाब भी हुए, लेकिन शहर की बदकिस्मती बोलो या मेरी बदकिस्मती बोलो, जो 2019 में असेंबली के चुनाव के अंदर जो नतीजे आए, वो चौंका देने वाले नतीजे आप लोगों ने और हम लोगों ने देखा। नुकसान किसका हुआ? नुकसान ना मेरा हुआ, ना मेरे परिवार का हुआ, ना हमारे वर्करों का हुआ, ना कारपोरेटरों का हुआ। लेकिन नुकसान अगर किसी का हुआ तो यह मालेगांव शहर की आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मालेगांव शहर की आवाम ने यह 1.25 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नुकसान किसका हुआ है। उस वक्त हमने ये सोचा इस शहर को विकास और डेवलप के रास्ते के ऊपर हम ले जाएंगे। हमने हमारे मासूम बच्चों को सोचा कि ये तालीम याफ्ता हो गए, इनको आला तालीम मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए, पावरलूम सनत मजबूत होना चाहिए, पावरलूम सनत तरक्की पर ले जाना चाहिए, मजदूर भाइयों का भला होना चाहिए, ये शहर के एक एक गलियों के अंदर विकास और डेवलप होना चाहिए। ये शहर की आवाम ने देखा और आप लोगों ने भी देखा कि आपके अपने इलाके के अंदर, मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं ये 1.25 साल से मैं जब शहर की आवाम से पूछा कि क्या आपने उर्दू घर जाकर देखा, तो कई लोगों का ये जवाब आता है कि हमने नहीं देखा। हम उसमें नाकाम रहे कि आवाम को बताना चाहिए था। अगर आप जाकर देखेंगे उर्दू घर तो यकीनन
पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा उर्दू घर नहीं बना सरकारी इमारत जो हमने मालेगांव शहर के अंदर बनाई। हमने चाहिए शहर का काया पलट होना चाहिए और ये शहर के आवाम ने बहुत उम्मीदें लगाई 1.25 साल पहले शहर के एमएलए साहब से कि ये शहर के अंदर बहुत कुछ विकास डेवलप करेंगे, बुनकरों का फायदा करेगी, बुनकरों को मजबूत करेगी, मजदूरों को मजबूत करेगी, शहर में बड़ा बड़ा विकास और डेवलप होगा। लेकिन ये शहर की आवाम के सामने इस 1.25 साल कई शहर के अंदर क्या हुआ, शहर ने क्या पाया क्या खोया, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। आज हमारे बुनकर भाई, आज क्या हालत है उनकी। आज 8 रोज कारोबार बंद है। पिछले 2 महीना पहले भी इसी तरीके का बंद करना पड़ा। लॉकडाउन के अंदर कारोबार बंद था। ये 1.25 साल के अंदर बुनकर भाइयों की कमर टूट चुकी है। बुनकर तो कई लोगों के कारखाने बिक गए, लेकिन ये कोई जिम्मेदारी कारपोरेशन के मेयर की या कारपोरेशन के कारपोरेटरों की नहीं होती, बल्कि हुकूमत महाराष्ट्र में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, महकमा है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, टेक्सटाइल आईएएस कैडर का सेक्रेटरी बैठता है, टेक्सटाइल कमिश्नर इस महाराष्ट्र के अंदर बैठता है। जरूरत इस बात की थी कि शहर के एमएलए साहब को असेंबली के अंदर की आवाज उठाना और मंत्रालय के अंदर जाकर कि मेरे शहर के बुनकरों की आज हालत हो गई है। जो पहला जो सूद मिलों के अंदर लिखाया गया था, जो एडवांस ऑर्डर दिया गया था, किसी का 10 गाड़ी, किसी की 25 गाड़ी, किसी की 5 गाड़ी, क्योंकि उस वक्त सूद का भाव कम था। लेकिन जहां सूद का भाव बढ़ा कि वो जहां कर वहां पर आवाज उठाता, उस कंपनी को बुलाकर बोलता, उस मिल के लोगों को मीटिंग लगवाते, वो सेक्रेटरी के पास एहतजाज करते, हुकूमत में बैठ के एहतजाज करते। लेकिन इन 1.25 साल गुजर गए, एक भी आवाज बुनकरों की हिमायत में नहीं उठाई गई, बुनकरों के लिए नहीं उठाई गई। शहर का विकास और डेवलप की बात तो दूर है, बहुत सारे मसाइल हमारे अपने सामने आज खड़ा हुआ है, बहुत मसाइल हमारे सामने है, ये शहर के सामने है, लेकिन आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मैं पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं कि 19 तारीख को तो मैं तफसील बताऊंगा, लेकिन क्या हम सब मिलकर, क्या आपकी राय के साथ, क्या आपके मशवरे के साथ हम दोबारा इस शहर को खड़ा कर सकते हैं? हम इस शहर की सनत को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, हम इस शहर को विकास और डेवलप के लिए जरूर खड़ा कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे जो तालीम ले रहे, ओबीसी सर्टिफिकेट आज नहीं बन रहे, वैलिडिटी नहीं हो रही, बच्चों को कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहे, आज हम उनके मसाइल हल कर सकते हैं, आज हम इस शहर का विकास और डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी राय अच्छी होगी, अगर आप अच्छा मशवरा दोगे, आप अगर मेरा साथ दोगे, तो हम दोबारा इस शहर को खड़ा कर सकते हैं। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा और विश्वास है, इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहे तो हम खड़े हो। इसीलिए मैं राय मांगने के लिए हर वार्ड के अंदर जा रहा हूं, और आवाम बड़ी तादाद के अंदर जुट रही है, मशवरा दे रही है, और आपका मशवरा ये शहर की काया पलट सकता है, ये शहर को दोबारा खड़े कर सकते हैं, हम एक नई राह के ऊपर इस शहर को ले जा सकते हैं। शहर ने देखा लॉकडाउन का पीरियड, कोरोना महामारी, जब कोरोना की शुरुआत इस मुल्क के अंदर हुई तो मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस अगर कहीं आए, सबसे ज्यादा कोरोना बीमारी कहीं फैली तो मालेगांव शहर था। उसके बाद मुंबई की धारावी झोपड़पट्टी का नाम लगा, उसके बाद पूना, और उसके बाद दूसरे शहरों के नाम आए। लेकिन क्या हुआ इस शहर के अंदर? एमएलए साहब क्वारंटाइन हो गए, शहर के हॉस्पिटल बंद हो गए, शहर के छोटे छोटे क्लिनिक बंद हो गए,
आवाम को दवाइयां नहीं मिली, आवाम को आईसीयू नहीं मिला, आवाम को हार्ट का इंजेक्शन नहीं मिला, डायलिसिस मशीन नहीं मिली। कई लोगों की जानें सिर्फ उनको सहूलत नहीं मिलने की वजह से, मेडिकल सहूलत नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। गवर्नमेंट का आंकड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत छोटा था, लेकिन असल वजह शहर के अंदर जो मौत हुई, हजारों की तादाद के अंदर जो इंतकाल कर गए, सिर्फ मेडिकल सहूलत नहीं मिलने की वजह से। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस शहर के अंदर, इस शहर के एमएलए साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि हॉस्पिटल खुलवाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मेडिकल खुलवाए? कि डॉक्टरों की मीटिंग लेकर उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? असल में वो खुद क्वारंटाइन हो गए थे और ये शहर को लाचार छोड़ दिया था। लेकिन हम लोगों से वो बात को देखी नहीं गई और आप लोगों ने देखा कि राजेश टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको मैंने फोन किया, उनको यहाँ की रुकावट बताई और उन्होंने दूसरे ही दिन आने का वादा किया और शहर के अंदर आए और एक सख्ती का आदेश दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए, मेडिकल खुलना चाहिए, डॉक्टरों ने अपने हॉस्पिटल खुलना चाहिए और नहीं खोलेंगे तो मैं उनका सर्टिफिकेट रद्द कर दूंगा, उनकी डिग्री जमा हो जाएगी और उसके बाद शहर का हॉस्पिटल खुले। ताज्जुब होता है, हॉस्पिटल जब फुल हो गए तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी, बेड नहीं थे। हम लोगों ने शहर की आवाम को ऑक्सीजन की टंकियां उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ऑर्डर निकाला ताकि आवाम की जान बच सके। शहर इसको झुकला नहीं सकता, ये जिम्मेदारी एमएलए साहब की थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन हम लोग खड़े रहे और अफसोस हुआ, शर्म आना चाहिए था उन लोगों को कि जब इस शहर से कोरोना खत्म हुआ, इस्तेमालिया शुरू हो गया। जगह जगह के ऊपर कोरोना योद्धा के नाम से इस्तेमाल लेने लगे, दूसरे शहरों के अंदर जाकर इस्तेमाल होने लगा। अगर कोई सोशल वर्कर ने काम किया, उसका अगर इस्तेमाल होता तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप खुद क्वारंटाइन थे और उसके बाद इस्तेमाल लेने निकल गए। हम लोगों ने उस वक्त इस बात का फैसला किया और मैंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एक गुलाब का फूल भी नहीं लेंगे। उसकी वजह थी कि हजारों लोगों का इंतकाल हुआ कि हम उनकी लाशों के ऊपर इस्तेमाल लेंगे। ये सवाल हमारे अपने सामने था दोस्तों, और हमने शहर के लिए खड़ा हुआ हूं मैं, और दोबारा मैं खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूं। इस शहर को विकास, डेवलप, मजदूरों को रोजगार, बुनकरों को रोजगार, ये सब कब हो सकता है? और किसी न किसी को रिस्क लेना पड़ता है, और मैंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मैंने रिस्क लिया हूं। आप जो राय दोगे मैं उस राय के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैंने इस्तीफा दिया, यकीन जानो दूसरे दिन से मुझको कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान, बड़े मंत्रियों के फोन आ रहे कि आप अपने फैसले के ऊपर विचार करो, आप अपना फैसला बदल दो, आपके जो मसाइल हम सुनने के लिए तैयार है, जो बात हम बैठ के हल करने के लिए तैयार है, आपको कौन सा ओहदा चाहिए आप बोलो, हम देने के लिए तैयार है। अल्लाह गवाह है, मैंने ये जवाब दिया कि मैंने इस्तीफा दे चुका हूं और अब मुकम्मल जिम्मेदारी, अब जो मेरे शहर के नौजवान, मेरे शहर के बुजुर्ग को बोलेंगे, अब वो कदम मैं बढ़ाऊंगा, मैं वापस मुड़कर आने वाला नहीं। ये जवाब मैंने मेरे लीडरान को दिया, जो बहुत बड़े दिग्गज लीडरान हैं, चाहे बाला साहब थोरात हो, नसीम खान हो, शरद आहिर हो, नाना पटोले साहब जो नए सदर बने वो हो, या हमारे बहुत सारे एमएलए हैं। आज भी मुझको नासिक से बड़े लीडरान का फोन आया कि आप कोई कदम मत बढ़ाना, हम आने के लिए तैयार है, बैठ के बात करने के लिए तैयार है। मैं उनसे जरूर नाराज हूं, लेकिन मैं 19 तारीख को जरूर आपको बताऊंगा। मुझको शिवसेना से भी ऑफर आया एक बड़े लीडर का, आसिफ भाई आप मुंबई आओ, हम वजीर आला से मुलाकात करवाते, आप शिव बंधन बांध लो। मैंने उनसे कहा मेरे शहर की आवाम जो बोली कि मैं करूंगा, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता,
वंचित आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर जो लीडर है, उनका फोन आया, उनके जिम्मेदारान का फोन आया और उन्होंने भी कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। आप पार्टी से भी फोन आए, एमआईएम ने भी वो कल दावत दी, जनता दल ने भी दावत दी और जनता दल वाले बोले हमारे दरवाजे खुले। मतलब तुम्हारे दरवाजे में तो कड़ी कोंडा ही नहीं है। पूरा डब्बा खाली है। वो भी दावत दे रहे। पहले शेख आसिफ बहुत बुरा था, गंदा गठबंधन बना के हरा दिए, आप बोलते हमारे दरवाजे खुले। अरे शहर की आवाम ने आपको जिम्मेदारी दी थी 1.25 साल पहले, तुम 1.25 साल के अंदर शहर का विकास कर देते, शहर का डेवलप कर देते, और वो जनता दल वाले हमको मशवरा देंगे दरवाजे खुले हैं। जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बनाने के लिए वोट दे दिए फिरका परस्त पार्टियों को, वो हमको बोलते दरवाजे खुले हैं। और वो लोग हमें ये दावत देते एमआईएम के लोग, जो बिहार के अंदर सेकुलर सरकार गिरा दिए वोट का डिवाइडेशन करके, वो हमको बोलते हैं। जो लोग बंगाल के अंदर जाकर, कल का अमित शाह का बयान क्या था आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले एनआरसी का कानून इस बंगाल के अंदर लगेगा। अमित शाह का कल का बयान आप लोग देख लो, यूट्यूब पर जाओ या चैनल पर देखो या अखबारात में पढ़ो। उस बंगाल के अंदर जहां पर 35% मुसलमान रहते, वहां के मुसलमान इस बात का फैसला करते सरकार किसकी बनेगी। आज ममता बनर्जी एक सेकुलर पार्टी की एक वजीर आला है और उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां गई, इख्तियार के लिए गई। एमआईएम के लोग वहां पर जाकर मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करके भारतीय जनता पार्टी को सुपारी भारतीय जनता पार्टी से ली और जाकर उनको इख्तियार के लिए गए। वो हमको बोलेंगे आप हमारी पार्टी में आ जाओ। 1.25 साल में तुमने इस शहर के अंदर वादा करके गए अवैसी साहब कि मैं हर 2 महीने के ऊपर आऊंगा, 1 महीने के अंदर आऊंगा। 1.25 साल गुजर गया, तुम आए नहीं। बच्चे भी तो 9 महीने में पैदा हो जाते। तुम आते, यहाँ के शहर के बुनकरों के आंसू पोंछते। आज इस हालत के अंदर बुनकर है, मजदूर इस हालत के अंदर है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कल का आखिरी दिन है। ये चाहते तो ये बोलते कि मालेगांव में एमआईएम का एमएलए चुन कर आए, वहां के बुनकरों की हालत खराब है, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते, लेकिन इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे लोग हमको दावत दी। और बिल्कुल साफ तौर पर मेरा ऐलान है, मैंने ऐलान किया हूं, फिरका परस्त पार्टी का साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे कोई भी मुझको कितना भी बड़ा ओहदा दे या कितने भी बड़ा कमेंटमेंट करे या ये शहर के विकास की बात करे, जो मुसलमानों का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और ऐसी पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैसला मैंने कर चुका हूं कि फिरका परस्त पार्टी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, नहीं जाना है। शहर ने बहुत कुछ झेला है और अब ये शहर अब नहीं झेलेगा, और उसके लिए मैं निकल चुका हूं। मैं आपके साथ, आपके सारे आपको साथ लेकर हम इस शहर की काया पलट सकते अगर आप लोगों का साथ रहा दोस्तों। यकीन जानो, जो मेरे प्रोग्राम है वो प्रोग्राम भी मैं डिक्लेयर करूंगा। मैंने क्यों इस्तीफा दिया वो भी बताऊंगा। मैं कौन सी पार्टी के अंदर आपकी राय के साथ जाऊंगा तो शहर का क्या फायदा, क्या विकास, क्या डेवलप होगा वो भी बताऊंगा। बुनकरों का क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगा, मजदूरों का क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन सिर्फ इख्तियार के लिए कहीं चिपक जाना, कुर्सी छोड़ना नहीं, मजहब की आड़ में सियासत करना, मजहब की आड़ में ये शहर को ढक लिया गया, जज्बाती सियासत का नारा लगाकर इस शहर को ढक लिया गया। लेकिन अगर इस 1.25 साल के अंदर आपको भरपाई करना है, ये शहर के अंदर जो नुकसान हो उसकी भरपाई अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझको अच्छा मशवरा दो दोस्तों। यकीन जानो, आप मुझको मशवरा दो। माफ करना जो मैं जुमला बोलने के लिए जा रहा हूं, अफसोस होता है कि जब कारपोरेशन का इलेक्शन आता
जब असेंबली का इलेक्शन आता तभी इस्लाही माशरा शुरू हो जाता शहर में। इलेक्शन के वक्त ही मुसलमानों की इस्लाह की जरूरत है क्या? कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया, असेंबली का इलेक्शन आया, इस्लाही माशरा शुरू हो जाए। मुसलमानों को हर मिनट इस्लाह की जरूरत है। 5 साल नहीं, आखिरी तक हम लोगों को इस्लाह की जरूरत है, इस्लाह माशरा करने की जरूरत है। लेकिन मजहब का इस्तेमाल सियासी कुर्सी हासिल करने के लिए बराबर बात इस शहर के अंदर नहीं हो रही, नहीं होना चाहिए। ये शहर का नुकसान है। जहां पर इस शहर के मुसलमानों पर कोई आफत आएगी या इस मुल्क के इस महाराष्ट्र के मुसलमानों पर कोई आफत आएगी तो हम कोई पार्टी वगैरह देखेंगे नहीं। कई लोग ये सोचते थे, जब मैंने फैसला किया, ऐलान किया, तो यकीन जानो शहर को भरोसा नहीं हो रहा था, हमारे साथियों को भरोसा नहीं हो रहा था। पार्टी हमारे लिए कोई अहमियत वगैरह नहीं है। हम लोगों को भी उतना ही हक है कि दूसरी कौम के बराबर हम खड़े रह सकते। और वो शुरुआत मैंने 5 साल की और मेरा जीवन पूरा संघर्ष का है। पूरी जिंदगी मैंने संघर्ष किया हूं, कोई चेयर मैंने ऐसी हासिल नहीं किया। आप लोगों ने देखा कि 300 किलोमीटर हम लोगों ने हजारों की तादाद के अंदर किसके लिए किया? मुसलमानों के बच्चों को रिजर्वेशन मिले इसके लिए, मुसलमानों के बच्चों को तालीम के अंदर रिजर्वेशन मिले इसके लिए, नौकरियां मिले इसके लिए। तो संघर्ष करते हुए 300 किलोमीटर गए। मॉब लिंचिंग की वारदात पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब शुरू हुई, इखलाक अहमद का कत्ल हुआ, पहलू खान का कत्ल हुआ, दलित भाइयों का कत्ल हुआ, हिंदुस्तान के अंदर कहीं से आवाज नहीं उठी। मैं एमएलए रहते हुए इंसानियत के नाम पर मालेगांव से नासिक पैदल हम लोग गए कि मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए। ये संघर्ष मैंने किया और वापस मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने अगर बोल दिए कि कोई पार्टी चयन मत करो, यकीन जानो मैं कोई पार्टी चयन नहीं करूंगा, आपके लिए खिदमत करूंगा। आप बोल दो ये सेकुलर पार्टी में जाओ, मैं उसके साथ जाऊंगा। आप बोल दो ये फला पार्टी अच्छी होगी, इसके अंदर जाओ, इससे शहर का फायदा है, मैं उसके अंदर जाऊंगा। लेकिन आपकी राय बहुत अहमियत रखती है और इंशाल्लाह आज हो ना हो, अगर आपकी राय रहेगी तो कल इंशाल्लाह हमारा होगा जरूर। और लड़ना, ये शहर के अंदर फिर पाखंड शुरू किया गया, पानी के नाम पर, घरपट्टी के नाम पर। मैं साफ तौर पर बोलता हूं, आज मैं कोई कारपोरेटर नहीं हूं। जहां तक मुझको कानून समझता है मैं बोल रहा हूं। ये जितने लोग आज जो बयानात देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, ये सब मुझसे जूनियर है तजुर्बे में। ये सब मुझसे जूनियर है। 2002 में कारपोरेटर बन चुका था 23 साल में, 2005 के अंदर मेयर बन चुका था 25 साल में, 2007 में दोबारा चुनकर आ गया, 2011 में कांग्रेस का सदर बना, 2014 में एमएलए बन गया। बहुत खुद तजुर्बा है और कानून भी समझता है कारपोरेशन का। घर पट्टी का जो रिवीजन हो रहा है, मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, हमारे शहर के अंदर 70% मुजाफात है, झोपड़पट्टी, 30% पक्के मकानात। आज जो रेट घर पट्टी का है, वो रेट में कोई तब्दीली नहीं होने वाली, 1 रुपया भी, 1 आना भी नहीं बढ़ने वाला। जो नए घर बने, घर पट्टी नहीं लगेगी, आपका रेसिडेंस प्रूफ ही नहीं रहेगा, आप साबिती नहीं कर पाओगे कि मैं मालेगांव का रहवासी हूं। घर पट्टी नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करोगे आगे? तो रिवीजन होना जरूरी होता है। दूसरी बात, सिर्फ ये मालेगांव के मुसलमानों का रिवीजन घर पट्टी का नहीं होने वाला है। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बंगले किस इलाके के? गांव में है कि 10% भी घर पट्टी नहीं है, रिवीजन नहीं हुआ है। भाई गांव के अंदर है कि
कलेक्टर पट्टे के अंदर है कि नहीं? साइना गांव हमारे शहर के अंदर आया है, वहां पर नहीं है। दरे गांव हमारे शहर में आया, वहां पर नहीं है। मालदा गांव हमारे शहर में आगे नहीं है। लेकिन आज जो टैक्स हम भरते हैं वो पैसा के ऊपर उनका भी भाग हुआ है। तो क्या उन लोगों से टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए? क्या रिवीजन नहीं करना चाहिए? सिर्फ गुमराह करके इस तरीके का आवाम को गुमराह करना बंद होना चाहिए इस शहर में। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैंने जाकर मालूमात लिया, कानून पढ़ा, 1 रुपया 1 आना भी टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। और कल के शामनामा में डिप्टी कमिश्नर कापड़नीस का बयान भी छप चुका है। दूसरी बात पानी के ताल्लुक से मैं बोलना चाहता हूं, इस इलाके के अंदर आप मुझे बताइए, हाईवे तक, हाईवे के पार तक पाइपलाइन गई कि नहीं गई? पहले मोर्चा निकलता था कि नहीं? पहले बोरिंग का पानी पीते थे या नहीं? पहले पानी की टंकियां थी क्या? पहले पाइपलाइन गली गली थी क्या? अरे ये पानी पहुंचाने का काम तो हम लोगों ने किया है शहर के अंदर। पानी की टंकियों का जाल बिछाने का काम किया। आज हमारी माँ बहनें बटन दबाती है, नली से पूरा पानी भर लेती। पहले हंडा मोर्चा निकलता था, माँ बहनें कारपोरेशन का घेराव करती थी, लड़ाई होती थी, बाजू वाला पानी नहीं देता था। इतना इफरात पानी अगर किसी ने दिया तो शेख रशीद साहब ने गिरना डैम स्कीम आई और इतना किया तो वो किया गया था। मालेगांव शहर को कितने पानी की जरूरत होती है साल भर, आपको पता है? 900 MCFT पानी की जरूरत मालेगांव शहर के आवाम को होती है। 900 MCFT। हलवाड़ा डैम 50 MCFT का है सिर्फ। शंकापुर से पानी आता 300 MCFT। 50 MCFT खेती के लिए वापस चुरा लिया जाता है, ये भी बोलेंगे तो चलेगा। 250 MCFT सिर्फ उसके अंदर आता है और वो 300 MCFT हम लोग पकड़ते हैं और 600 MCFT गिरना डैम से हमको पानी मिलता है। 900 MCFT पानी जब मिलता है, इसलिए हमारे वहाँ गर्मी के अंदर भी कोई पानी की तकलीफ किल्लत नहीं होती। दोस्तों ये गुमराह कर रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं शहर के अंदर किया। इख्तियार क्या उनको नहीं मिला के साथ में उनका मेयर बना? ये 10 के अंदर उनको इख्तियार नहीं मिला क्या? कितने टाइम इख्तियार मांगोगे? 2 टाइम MLA, 3 मेयर तुम्हारे भी हुए, तुमने शहर को क्या दिया? ये सवाल ही शहर की आवाम के सामने। ये बात मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि शहर के अंदर हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आज मैं आपके सामने राय लेने के लिए आया हूं, आपसे मैं राय मांग रहा हूं। आप बोलेंगे आजाद रहो, मैं आजाद रहूंगा। आपकी राय आएगी, भला सेकुलर पार्टी में जाओ, वहां जाऊंगा। आप बोलेंगे ये भी सेकुलर पार्टी है, यहाँ पर जाओ। आप बोलेंगे और तीसरी पार्टी है, वहां पर जाओ। या आप बोलो कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आजाद रहो। शहर की अक्सरियत में जो राय होगी वो फैसला मैं करूंगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपनी जगह से बैठ के खड़े रहकर आप लोग राय दे। नहीं दे सकते, चिट्ठी पर लिखकर मेरे तक पहुंचाए, व्हाट्सएप करिए, मोबाइल करिए, लेकिन आप राय 18 तारीख तक दीजिए ताकि मुझे 19 तारीख को फैसला लेने में अगर आसानी हो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। आइए हजरात, आप लोगों से मुलाकात के लिए, मशवरा लेने के लिए हमारे नौजवानों के दिलों की धड़कन आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब मशवरा लेना चाहते हैं। बिला झिझक आप मशवरा देने की कोशिश करें। कहिए इसराइल भाई, नहीं वहां से बोलने की कोशिश करें। लिया कहने का इस्तेमाल करते हैं, उनका फैसला सर आंखों पर कि उन्होंने शहर मालेगांव के लिए ब्रिज को लिया है। और आसिफ साहब सिर्फ शहर मालेगांव की नुमाइंदगी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए इनकी नुमाइंदगी है। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। और आसिफ साहब अब 19 तारीख के दिन जो फैसला लेंगे हम उसका भी अभी से इस्तेमाल करते हैं।
हम ये जानते हैं कि लीडर कैसे होना चाहिए, बाशऊर अवाम में अब समझ चुकी है कि लीडर कैसे होना चाहिए, और लीडर का जो म्यार होना चाहिए वो आसिफ शेख रशीद के अंदर झलक करके आता है। तो अभी से हम लोग इस बात की तायद करते हैं कि आसिफ साहब 19 तारीख के दिन जो फैसला करेंगे हम उस फैसले का भी वेलकम करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे जाहिलों की तरह ये नारा नहीं देंगे कि आप कुछ नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बाशऊर अवाम हैं, हम पढ़े लिखे जाहिल नहीं है, हम सिर्फ जाहिल है। इसलिए हम ये शहर के लिए ये नारा देंगे कि आसिफ साहब आप पूरे मालेगांव की नुमाइंदगी करें, मालेगांव शहर के लिए काम करें, और इससे आगे निकल कर के आप महाराष्ट्र की भी नुमाइंदगी कई बार कर चुके हैं। हॉल के अंदर आपकी घन गरज हम देखे हैं कि आप किस तरीके से गरजते हैं असेंबली के अंदर। इसी तरीके से आप मालेगांव शहर से निकलकर महाराष्ट्र के अंदर भी मुसलमानों के लिए नुमाइंदगी करें, तामीरी, सियासी, समाजी और तालीमी मेहनत करें। आप काम के साथ आगे बढ़े और हम ये नारे के साथ आपको आगे बढ़ाते हैं कि आसिफ साहब आप काम करिए, हम तुम्हारे साथ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने बहुत ही अपने जज्बात का इजहार किया, बहुत ही सच्चाई पेश की। आइए जो हजरात इधर से कहिए जनाब, इधर से अपना मशवरा रखने की कोशिश करें। खलील भाई आइए, ये हजरत राष्ट्रवादी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। खलील भाई का अस्सलाम वालेकुम। राय तो यही मेरी है कि आसिफ साहब ने जो काम किया है तो वो अपना लोहा मनवाया है असेंबली हाउस में, तो उन्होंने जो भी फैसला लेना है हम उनके साथ है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, जो मौजूदा आमदार है उनकी कारकर्दगी क्या है वो शहर देख रही है, शहर के आवाम देख रही है, तो मैं सिर्फ 4 लाइन में एक शेर में तरमीम करके वो बात रख रहा हूँ कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, निकम्मे आमदार की नाअहली से शहर की तरक्की नजर नहीं है। और आसिफ साहब के लिए मैं एक 4 लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि ऐ कौम मिल्लत के शहदाई, जिंदाबाद है आसिफ भाई, याद रखेगा काम तुम्हारा ये है मालेगांव। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से आप बोलने की कोशिश करें तो बेहतर होगा कि आसिफ साहब के लिए कौन सी पार्टी, सेकुलर पार्टी, कौन सी पार्टी कारामद होंगी। हेलो, हाँ, मेरी राय ये है कि राष्ट्रवादी या शिवसेना, क्योंकि अब शिवसेना भी सेक्युलर हो चुकी है मालेगांव में, अपना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब का जो बयान है उसके अंदर, मगर आसिफ साहब जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब जिधर रहेंगे, हमारे सदर साहब इस मीटिंग के वो भी उधर ही रहेंगे। जो बोलना चाहते हैं बोलिए, वहीं से बोलिए ना, अरे वहीं से बोलिए। राष्ट्रवादी, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर कहिए बुजुर्ग हजरात, आपकी दुआएं भी होना आसिफ साहब के लिए और आपका मशवरा भी होना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवादी, कहिए बुजुर्ग हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो पहले जो भाई ने बोला ना, तो वो आसिफ साहब 9 तारीख को जो बदला लेंगे, आसिफ साहब 19 तारीख को, 19 तारीख को आसिफ साहब इधर भाई जी ने जो बोला उसके साथ हम भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर 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 के नौजवान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब जिधर हम उधर, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर के नौजवान बोलिए हजरत, बोलिए। इधर कोई बोलना चाहता है कि इधर चाचा आप बोलना चाहते, बोलो, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। हाँ हाँ बोलो भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब जिधर हम उधर।
सर मतलब बात करूंगा, मतलब जैसे मिसरे में थोड़ी बात करूंगा मैं। आसिफ साहब को इससे पहले भी मैं बोला था, है ना, मेरा नाम अल्लामे मुकादम है ना, पहचानते ना। तो आगाज जिंदगी ये मंजिल की इब्तिदा कर, दुश्वारियों के आगे चलना न सर झुकाकर, कांटों की दोस्ती ने चलना तुझे सिखाया, कब तक मालेगांव में रहता दामन बचा बचा। बहुत बहुत मुबारकबाद। सही हजरात, और कोई कहना चाहता है कि इधर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर देखा कि अक्सरियत में यहाँ पर जो वोट आए हैं वो राष्ट्रवादी की हिमायत में आए हैं। ज्यादातर लोगों का बोलना ये है कि आप राष्ट्रवादी में आ जाइए, और मैं खुद अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं राष्ट्रवादी असंगठित कामगार संगठन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अखबारों के जरिए लोगों ने दावतनामा दिया, MIM का दावतनामा आया, शिवसेना का आया, जनता दल का आया, CPI का आया, सबके दावतनामे अखबारों में उनको आए। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके सामने राष्ट्रवादी असंगठित कामगार संगठन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन्हें दावत सुगंध देता हूं कि वो भी राष्ट्रवादी में आके राष्ट्रवादी को मजबूत करे, और इस शहर में राष्ट्रवादी के बैनर तले मजदूरों की आवाज बनकर जिस तरीके से वो असेंबली में रहते हुए गूंजे हैं बुनकरों के लिए, वो अब मजदूरों के लिए इस शहर के लीडर बनकर राष्ट्रवादी से वहां पर गूंजे। मैं इस शेर के साथ उन्हें राष्ट्र में दावत दूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, और नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। आइए, मैं चाहता हूं कि वक्त का ख्याल रखते हुए आगे भी मीटिंग है रजा चौक गोल्डन नगर में, सदर मौसूफ की इजाजत के साथ ये मीटिंग मुलतवी की जाती, और आसिफ साहब की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पे कीमती मशवरे से नवाजा।